नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही उलझे हुए और संवेदनशील मामले की तह तक जाने वाले हैं। 10 नवंबर 2025, याद है आपको? लाल किले के पास एक बेहद दर्दनाक धमाका हुआ था। शुरुआत में लगा कि शायद ये कोई आम हादसा हो, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी ना, इसके तार सीधा फरीदाबाद में चल रहे एक बहुत बड़े आतंकवाद रोधी अभियान से जुड़ते चले गए। आज हमारा मकसद इन्हीं बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ना है। हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर सिर्फ तथ्यों, आधिकारिक रिपोर्टों और जांच एजेंसियों के अब तक के निष्कर्षों पर बात करेंगे, ताकि घटनाओं की एक एकदम सटीक क्रमिक टाइमलाइन तैयार की जा सके। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस विश्लेषण में गोता लगाते हैं। इस पूरे मामले को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे धमाके से ठीक पहले की हलचल, फिर वो विस्फोट का पल, हमारी आपातकालीन सेवाओं की टाइमलाइन, फिर चलेंगे फरीदाबाद के छापों की तरफ, उसके बाद फोरेंसिक सबूतों को जोड़ेंगे और आखिर में बात करेंगे सुरक्षा से जुड़े उन सवालों की जिनके जवाब अभी बाकी हैं। तो भाग 1, धमाके से पहले की हलचल। चलिए सीधा उस दिन में चलते हैं और देखते हैं कि धमाके से ठीक पहले उस गाड़ी की गतिविधियां क्या थीं। ये टाइमलाइन देखिए। शाम के ठीक 6:45 का वक्त था। एक हुंडई i20 कार लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद की पार्किंग से बाहर निकलती है। बिल्कुल आम दिन की तरह ये कार धीमी रफ्तार से आगे बढ़ती है और ठीक 6:52 पर लाल किला मेट्रो गेट नंबर 1 के पास एक रेड लाइट पर रुकती है। दिल्ली के वेस्ट ट्रैफिक में ये सब बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इसके कुछ ही सेकंड बाद वो होता है जिसने पूरी दिल्ली को हिला के रख दिया। भाग 2, लाल किला विस्फोट। चलिए देखते हैं उस धमाके वाले पल में असल में क्या हुआ था और तबाही का मंजर कैसा था। यकीन मानिए, ये कोई छोटा मोटा धमाका नहीं था। चश्मदीदों और वीडियो फुटेज को अगर हम देखें तो धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की गाड़ियां सच में हवा में उछल गईं। आप अंदाजा लगाइए, कार के पुर्जे 150 मीटर दूर तक जाकर गिरे। धमाका होते ही कम से कम 6 कारों और 3 ऑटो रिक्शा में भयंकर आग लग गई। आसपास की स्ट्रीट लाइटें तुरंत बुझ गईं और मेट्रो गेट के मोटे मोटे शीशे तक चकनाचूर हो गए। इस धमाके की ताकत को समझने के लिए वहां मौजूद एक स्थानीय दुकानदार की ये बात सुनिए। उन्होंने कहा, ये बहुत तेज आवाज थी, हमने पहले कभी इतनी तेज आवाज नहीं सुनी थी। और ये सिर्फ वहीं की बात नहीं है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि धमाके की गूंज वहां से 2.5 किलोमीटर दूर ITO तक सुनी गई थी। इससे आप समझ सकते हैं कि ग्राउंड जीरो पर तबाही का मंजर कैसा रहा होगा। लेकिन दोस्तों, सबसे दुखद बात ये गाड़ियों का जलना या शीशों का टूटना नहीं था। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर 13 ये कोई साधारण आंकड़ा नहीं है। इस धमाके के परिणाम स्वरूप 13 निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आइए एक पल रुककर इन नामों को देखते हैं। लोकेश अग्रवाल, जो किसी काम से अस्पताल में अपने परिवार वाले से मिलने आए थे। अशोक गुज्जर, एक DTC बस कंडक्टर जो अपनी ड्यूटी खत्म करके बस घर लौट रहे थे। पंकज सैनी, जो कैब चलाते थे। दिनेश और नोमान, जो चांदनी चौक में आम दुकानों पर काम करते थे। और जुम्मन मोहम्मद, एक रिक्शा ड्राइवर। ये वो लोग थे जो बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। ये नाम हमें याद दिलाते हैं कि ऐसे हर आंकड़े के पीछे हमेशा गहरी मानवीय कहानियां होती हैं। भाग 3, आपातकालीन प्रतिक्रिया टाइमलाइन। अब देखते हैं कि इतने बड़े हादसे के तुरंत बाद हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन कैसा रहा। अब यहाँ जो सबसे गौर करने वाली बात है ना, वो है एजेंसीज का रिस्पॉन्स टाइम। देखिए, 6:52 पर धमाका होता है और सिर्फ 3 मिनट बाद 6:55 पर दिल्ली फायर सर्विस को कॉल जाती है और वो तुरंत 7 गाड़ियां भेज देते हैं। चश्मदीद बताते हैं कि 7 बजे तक, यानी महज 10 मिनट के अंदर, पुलिस उस अफरा तफरी वाले इलाके में पहुंच चुकी थी और 7:30 बजे तक एम्बुलेंस भी आ गई। पुरानी दिल्ली जैसे भयंकर भीड़ वाले इलाके में ये स्पीड वाकई काबिले तारीफ थी। लेकिन आधिकारिक मदद पहुंचने से पहले जो हुआ वो भी कम नहीं है। चांदनी चौक के लोगों ने इंसानियत की गजब मिसाल पेश की। उन्होंने एम्बुलेंस का इंतजार तक नहीं किया। वहां जो रिक्शा खड़े थे ना, उन्हीं में लादकर 20 से ज्यादा गंभीर रूप से घायलों को तुरंत LNJP अस्पताल पहुंचा दिया। ये जो शुरुआती मदद थी, इसने पक्के तौर पर कई जानें बचाईं। भाग 4, फरीदाबाद छापे। अब थोड़ा सा फ्रेम बदलते हैं और दिल्ली से सटकर फरीदाबाद चलते हैं, क्योंकि वहां उसी वक्त एक बहुत बड़ा आतंकवादी रोधी अभियान चल रहा था। जरा इस नंबर को देखिए, 3000। उसी दिन जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस एक जॉइंट ऑपरेशन कर रही थी और उन्हें फरीदाबाद के एक गांव से पूरे 3000 किलोग्राम विस्फोटक मिले। 3000 किलो! ये सच में हैरान कर देने वाली मात्रा है।
पुलिस ने वहां एक किराए के मकान पर रेड मारी थी और अंदर का नज़ारा पूरी तरह से एक बम बनाने की फैक्ट्री जैसा था। संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट, बात करने के लिए वॉकी टॉकी, 20 टाइमर, बैटरियां, रिमोट, 5 किलो भारी धातु और बिजली के ढेरों तार। यही नहीं, एक क्रिंकोव राइफल और पिस्तौल भी बरामद हुई। ये सब डॉक्टर मुजम्मिल नाम के एक शख्स के ठिकाने से मिला, जिसे हिरासत में लिया गया। साफ था कि ये किसी बहुत बड़ी और संगठित साजिश का हिस्सा था। भाग 5, फोरेंसिक सबूतों को जोड़ना। अब सबसे बड़ा सवाल, फरीदाबाद के इतने बड़े जखीरे का लाल किले के उस कार धमाके से क्या कनेक्शन है? आइए इन सबूतों की कड़ियां जोड़ते हैं। चलिए देखते हैं कि ये चेन कैसे बनती है। शुरुआत होती है श्रीनगर से, जहां कुछ धमकी भरे पोस्टर मिले थे। इसके सुराग पकड़ते हुए पुलिस सहारनपुर पहुंची और डॉक्टर अदील को गिरफ्तार किया। जब अदील से पूछताछ हुई तो उसने फरीदाबाद वाले डॉक्टर मुजम्मिल का नाम उगल दिया और फिर मुजम्मिल पकड़ा गया और 3000 किलो विस्फोटक मिला। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इनका एक और साथी था, उमर नबी। जैसे ही अदील और मुजम्मिल अरेस्ट हुए, ये उमर नबी अचानक गायब हो गया। और यही एंट्री होती है उस हुंडई i20 कार की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कार का रजिस्ट्रेशन नंबर था HR26CE7674। इसकी ओनरशिप हिस्ट्री एकदम उलझी हुई है। गुड़गांव के मोहम्मद सलमान ने इसे ओखला के देवेंद्र को बेचा, फिर ये अंबाला गई, और कुछ रिपोर्ट्स तो इस कार को सीधे पुलवामा के एक संदिग्ध तारिक से भी जुड़ती हैं। पुलिस को शक है कि धमाके के वक्त ये कार उसी गायब हुए संदिग्ध यानी उमर नबी के ही पास थी। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखिए। फरीदाबाद में जो 3000 किलो विस्फोटक मिला, वो बहुत ही एडवांस और प्रोफेशनली रखा गया था। लेकिन लाल किले वाली हुंडई i20 में जो बम फटा, सूत्रों के अनुसार वो बहुत ही ढीले तरीके से जल्दबाजी में असेंबल किया गया था। उसमें छर्रे तक नहीं थे। तो पुलिस की एक थ्योरी ये बन रही है कि अपने साथियों के पकड़े जाने की खबर सुनकर उमर नबी घबरा गया और उसी पैनिक में आकर उसने ये अधूरा बम ब्लास्ट कर दिया। अब क्या उमर नबी ही वो कार चला रहा था? क्या वो खुद भी उस धमाके में मारा गया? इन सवालों के पुख्ता जवाब के लिए फोरेंसिक का सहारा लिया जा रहा है। जांच एजेंसियों ने उमर नबी की मां का डीएनए सैंपल लिया है ताकि उसे धमाके की जगह से मिले अज्ञात अवशेषों से मैच किया जा सके। इससे इस पूरी थ्योरी की आधिकारिक पुष्टि हो सकेगी। भाग 6, सुरक्षा के अनसुलझे सवाल। इस पूरी क्रमिक जांच को समझने के बाद अब हमें थोड़ा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखनी होगी। सबसे पहले तो ये साफ कर दूं कि ये मामला आधिकारिक तौर पर यूएपीए यानी कड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। एनआईए और एनएसजी जैसी देश की सबसे बड़ी एजेंसियां मिलकर इसकी जांच कर रही हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर इस वक्त ढेरों अफवाहें चल रही हैं, लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिए और सिर्फ इन आधिकारिक जांच एजेंसियों की रिपोर्ट पर ही भरोसा करना चाहिए। लेकिन आखिर में एक ऐसा सवाल है जो एक नागरिक होने के नाते हम सबको पूछना चाहिए। 3000 किलो विस्फोटक फरीदाबाद तक पहुंचा कैसे? ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे आप जेब में रख के ले आएं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इतने करीब इतनी भारी मात्रा में विस्फोटकों का पहुंचना हमारे इंटेलिजेंस और सुरक्षा तंत्र पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। ये हमें कहीं ना कहीं पुलवामा हमले की याद दिलाता है, जहां इसी तरह की चूक हुई थी। ऐसा कैसे हो गया? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें जरूर मिलना चाहिए। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।